Hello students, welcome to Science Institute. Myself Pawan Kumar Chita, founder of Science Institute. देखो भाई, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो कोटा में बीएससी के बच्चों को केमिस्ट्री की एजुकेशन देता है। लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में हमारे आसपास कोरोना चल रहा है। हमारे देश में कोरोना नामक एक महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिसके चलते हम ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं कर सकते। इसलिए हमने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ऑनलाइन पढ़ाने का डिसीजन लिया। इसलिए हमारा YouTube चैनल बना हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर रोजाना 3 बजे, अब से रोजाना 3 बजे फर्स्ट ईयर की एक वीडियो अपलोड की जाएगी। रोजाना एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा और वो लेक्चर दोनों प्रकार के स्टूडेंट, मतलब यूके के लिए और आरयू के स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए इक्वली यूजफुल होगा, क्योंकि दोनों के जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। फिर भी अगर आपको सिलेबस की ज्यादा क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप रोजाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। जिस दिन जिस भी टॉपिक का लेक्चर डलेगा उस लेक्चर से रिलेटेड जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मतलब वो टॉपिक आपके किस यूनिट के अंदर है और कौन सी बुक में है, इतनी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, ये तो होगी सामान्य इंट्रोडक्शन की बात। अब बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस के स्ट्रक्चर पर। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपका आरयू और यूके दोनों प्रकार के, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो दोनों का सिलेबस बहुत मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, यूके का और आरयू का। तो जो लेक्चर यहाँ पर डलेंगे वो दोनों के लिए यूजफुल है, यूके के लिए भी और आरयू के लिए भी। अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके 12th में तो चलती है 2 बुक्स, लेकिन जैसे आप बीएससी में आते हो वो जो केमिस्ट्री होती है वो 3 बुक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब केमिस्ट्री की मेनली कितनी ब्रांच होती है? 3 ब्रांच होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तीनों बुकों की आपके अलग अलग सेपरेट पेपर होता है और एक होता है आपके प्रैक्टिकल। ऐसा दोनों के अंदर होता है, यूके में भी यही होता है और आरयू के अंदर भी यही होता है। ठीक, उसके बाद उन तीनों पेपर के अंदर आपकी होती है टोटल 5 यूनिट्स। मतलब टोटल कितनी यूनिट्स पढ़नी पड़ती है आपको? 15 यूनिट पढ़नी पड़ती है। 3 बुकों में मिला के आपकी कितनी यूनिट होगी? टोटल 15 यूनिट। और आपके कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है पेपर नंबर 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है पेपर नंबर 2 और फिजिकल केमिस्ट्री होती है पेपर नंबर 3। हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब कौन सा पेपर है आप लोगों के? ये पेपर नंबर 3। मैंने कहा है सभी पेपर में आपकी कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है। उन 5 यूनिट में से सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। नाम क्या है भाई उसका? रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो ये जो 7 यूनिट है, एसएन चैप्टर है, आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बॉस? सभी को याद होगा लगभग। आपने सेम टू सेम चीज कहां पढ़ी है? 12th में पढ़ी है। लेकिन 12th में आपके सारा का सारा बेसिक है। अब यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो बेसिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज भी पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर पढ़ना क्या क्या होगा भाई? अभिक्रिया के वेग, रेट ऑफ रिएक्शंस, उनको प्रभावित करने वाले कारक मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स उन अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ऑर्डर को पढ़ेंगे, मतलब कोटि, अनुसंख्यिता। उसके बाद में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इतना आपने लगभग वहां पढ़ा था। वहां पर सेकंड ऑर्डर को डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, मतलब ऑर्डर को डिटरमाइन करने के मेथड्स। फिर आगे बढ़ेंगे बल गति की ज्ञात करने की विधियां और कुछ विशेष प्रकार की थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे कि आरएनएस का सिद्धांत। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 12th में पढ़ेंगे। उसके अलावा भी 1-2 थ्योरीज हो रहे हैं, उन्हें भी हमें पढ़ना है। और लास्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरकों। कौन कौन से प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं,
उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, इतना पार्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है। वहां पर थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा था, हमें यहाँ पर वो बेसिक तो कवर करना ही है। साथ में जो जो मैंने बोला वो सारी जानकारी भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो ये होती है आपकी केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा पर, मतलब किस पर बात करेंगे भाई, डेफिनेशन पर बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो बड़ी ही आसान परिभाषा होती है। देखो हम बलगतिकी में पढ़ते क्या क्या है, काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्हीं चीजों में से अगर हम करेक्ट करके कुछ चीजें बोल देंगे तो वो क्या बन जाएगी, रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे, ऐसे मैंने पहले डेफिनेशन बनाई कि रसायन विज्ञान की वह शाखा या केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा उन वेगों को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा जाता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, उसको कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। एक डेफिनेशन ये बन गई। कोई कहे हमें तो ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना भाई, चलो दूसरी डेफिनेशन बनाते हैं कि रासायनिक मतलब रसायन विज्ञान की वो शाखा मतलब वो ब्रांच जिसके अंदर अभिक्रिया तथा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ा जाता है, उसे भी क्या बोल सकते हो आप, रासायनिक बलगतिकी बोल सकते हो। और अच्छी बना लो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा या केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सभी क्रियाओं को वेगों को प्रभावित करने वाले कारक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बलगतिकी आदि का अध्ययन किया जाता है या आदि की स्टडी की जाती है, ऐसी ब्रांच को क्या कहते हैं हम, रासायनिक बलगतिकी। कहने का मतलब है जो जो हम पढ़ेंगे उनको इंक्लूड करके आप कोई भी डेफिनेशन बनाइए, वही किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, रासायनिक बलगतिकी की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक, तो एक नॉर्मल से डेफिनेशन लिख लो, लिखो भाई इसके डेफिनेशन। टॉपिक डालो पहले जितना करो, और सबसे पहले टॉपिक डालो डेफिनेशन मतलब परिभाषा, और लिखना शुरू करो। लिखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा वेगों को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया के वेगों को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक, ऐसा करके हम इसकी क्या बना सकते हैं भाई, डेफिनेशन बना सकते हैं। अब डेफिनेशन के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखो अभिक्रिया बेसिकली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सबसे पहले जो अभिक्रिया होती है वो होती है तीव्र अभिक्रिया, या इनको क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। जो दूसरी होती है वो होती है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्लो रिएक्शन। ठीक, और जो थर्ड नंबर की होती है वो क्या होती है भाई, मध्यम अभिक्रिया।
या इसको क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अब इनके नाम ही इनकी क्या बता रहे हैं भाई, डेफिनेशन बता रहे हैं। कैसे, यहां पर लिखा हुआ है फास्ट मतलब तीव्र, मतलब ऐसी अभिक्रिया है बहुत ही ज्यादा तीव्र वेग से संपन्न होती है, बहुत ज्यादा तेज वेग से संपन्न होती है। उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शंस। मंद अभिक्रिया क्या हो जाएंगी, वे रिएक्शंस या वे अभिक्रियाएं जो बहुत धीमे वेग से संपन्न होती है, बहुत ही ज्यादा धीमे वेग से या स्लो वेग से संपन्न होती है, उन्हें कहा जाता है मंद अभिक्रिया। ये मध्यम, न तो उनका वेग तीव्र होना चाहिए, न उनका वेग मंद होना चाहिए, न तो वेग ज्यादा हो न वेग कम हो, न तो फास्ट हो न ही स्लो हो। ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है मध्यम अभिक्रिया या मॉडरेट रिएक्शंस। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल होता है कि हमने AgNO3 की क्रिया किसके साथ में करा दी भाई, KCl के साथ में करा दी। होगा क्या, यहां से ये Ag और ये Cl मतलब क्या बन जाएगा, AgCl। AgCl की क्या बन जाएगी, PPT मतलब अवक्षय, प्रेसिपिटेट। ये तो नीचे की तरफ बन जाएगा, साथ में हमें क्या मिलेगा, KNO3 मिलेगा। ये एक तीव्र मतलब बहुत ही ज्यादा तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में लगभग 10 की घात -15 या 10 की घात -9 सेकंड का समय लगता है। अब इतना कम सेकंड है, सोच लो कितना पलक झपकाने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो 10 की घात -15 मतलब 0.00000 कितनी बार जीरो, -15 मतलब 15 बार जीरो करनी है हमें, इसके लिए 9 बार जीरो, इतना समय लगता है लगभग। मंद अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना। पता है आपको, किसी भी लोहे पर जब जंग लगती है तो लोहा पड़ा 1 साल पड़ा है, 2 साल पड़ा है, 3 साल पड़ा है, तब जाकर उस पर क्या लगेगी, जंग लगेगी। मतलब इस प्रकार के अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा लंबे समय में संपन्न होती है। 1 साल का भी टाइम लग सकता है, 2 साल का भी लग सकता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कितना भी समय लग सकता है। मतलब बहुत ज्यादा मंद वेग से संपन्न होती है, इन्हें कहा जाता है मंद अभिक्रिया। और ये न तो ऐसी हो न ऐसी हो, मतलब बीच वाली हो और अच्छी हो, सच्ची हो, ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहोगे, मध्यम अभिक्रिया। जैसे किसी भी एस्टर का जल अपघटन, ये हो गया एस्टर, इसका मैंने क्या करा दिया, जल अपघटन करा दिया। जब मैं इसका जल अपघटन करवाऊंगा, किसके साथ होता है भाई, H+ की उपस्थिति में, तो होगा कि भाई यहां से इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, क्या बन गया भाई, CH3COOH, साथ में C2H5 और ये क्या हो जाएगा, OH, तो क्या हो जाएगा C2H5OH, मतलब एक तो बन गया एसिड और ये क्या बन गया, एल्कोहल। जब किसी भी एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, जल अपघटन करवाते हो, तो आपको एक तो एसिड मिलता है और एक क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। तो ये एक मॉडरेट अभिक्रिया मतलब मध्यम अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसका वेग सामान्य होता है। और इसी अभिक्रियाओं को किसके अंदर पढ़ा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स में। इस प्रकार की अभिक्रिया केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं की जाती, इन्हें भी केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ा जाता, मतलब स्टडी नहीं किया जा सकता। केवल इसी प्रकार के अभिक्रियाओं को केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी किया जा सकता है। आई बात समझ, देखो स्टडी करने का मतलब क्या है, किसी भी अभिक्रिया को स्टडी करने का मतलब क्या होता है, मतलब हमें अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, हमें पता करना है उसका वेग क्या है, उसकी क्या क्रिया विधि है, उसके वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक उसकी क्रिया विधि को प्रभावित करते हैं, उसकी कोटि क्या है, मतलब उसकी ऑर्डर क्या है, अणु संकेतक मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या है। अगर इतनी जानकारियां, ऐसी जानकारी हम किसी अभिक्रिया के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो इसे कहा जाता है अभिक्रिया का अध्ययन, रिएक्शन की स्टडी। तो केवल अध्ययन की मतलब केमिकल काइनेटिक्स में जो अभिक्रिया पढ़ी जा सकती है,
और कौन सी अभिक्रियाएं होती है? केवल मध्यम अभिक्रियाएं। ये भी नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि इनका वेग बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इतने कम समय में हो जाती है तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये इतने धीरे होती है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इतना टाइम है क्या हमारे पास? तो इन अभिक्रियाओं को भी सामान्य रूप से केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ा जा सकता, केवल इन्हीं अभिक्रियाओं को पढ़ा जा सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो देखो, माना कि आप कोटा जंक्शन पर खड़े हो। अब आपको पता है कोटा जंक्शन से अलग अलग तरह की ट्रेनें गुजरती है, उसमें राजधानी कैटेगरी की ट्रेनें भी होती है, जन शताब्दी कैटेगरी की ट्रेनें भी होती है, एक्सप्रेस भी होती है और लोकल भी होती है। माना कि एक ऐसी ट्रेन गुजरी जिसकी स्पीड कितनी थी? 150, 160, 170 के आसपास थी। मतलब कौन सी श्रेणी की ट्रेन थी? राजधानी कैटेगरी की ट्रेन थी। अब उस राजधानी कैटेगरी की ट्रेन को आप पढ़ना चाहते हो, मतलब पढ़ने का मतलब क्या हुआ? आप चाहते हो इसमें बोगीज कितनी है, उसकी बोगीज को काउंट करना चाहते हो, मतलब डिब्बों को गिनना चाहते हो, या उसकी विंडोज को, उसकी खिड़कियों को गिनना चाहते हो, या उसके नंबर को पढ़ना चाहते हो, या उसके बारे में पता लगाना चाहते हो ये कहां से कहां तक जाती है, या इसका नाम क्या है। यही तो हुआ उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी चीज ले लो, अगर ऐसी चीजें पता करना है हमें, तो अगर राजधानी श्रेणी की ट्रेन गुजरेगी तो इतनी ज्यादा स्पीड होती है उस ट्रेन की, तो उसके पास तो आप खड़े भी नहीं सकते, तो गिनने की तो बहुत दूर की बात है। जब वो गुजरेगी आप सब आपको एक जैसा दिखाई देगा, खिड़कियों के पास में सब एक जैसा दिखाई देगा, डोर पे एक जैसा दिखाई देगा, बोगी पे एक जैसा दिखाई देगा। तो मतलब आप क्या उसमें उनको काउंट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। वैसे ही नेचर किसकी होती है? इन तीव्र अभिक्रियाओं की होती है। अब बात करते हैं मॉडरेट की, मतलब मध्यम अभिक्रियाओं की। माना कि एक ऐसे ट्रेन गुजरी जिसकी स्पीड 30 थी, 40 थी, 50 थी, कुछ भी मान लो, 40 मान ली, 50 मान ली, 60 मान ली, ऐसे ट्रेन है। अब इसकी तुलना में आसानी से उसके बारे में जानकारी पता लगाई जा सकती है। उसकी विंडोज को लगभग गिना जा सकता है, उसकी बोगीज को भी गिना जा सकता है, या उसके नाम वगैरह को भी पढ़ा जा सकता है। तो इनकी स्पीड थोड़ी कम होती, कम नहीं बहुत कम होती है। जैसे ये 150 है तो ये कहां होगी? 20 स्पीड से, 30 स्पीड से संपन्न हो। तो ऐसी होती है मध्यम अभिक्रिया। और मोड, ये मंद में क्या हो जाएगा? एक ऐसी ट्रेन है कि बिल्कुल चींटी चाल से गुजर रही है, चींटी की रफ्तार से, चींटी गुजर रही तक 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 चींटी की रफ्तार से। अगर चींटी की रफ्तार से जाएगी तो हम बैठे बैठे वहां पर परेशानी हो जाएगी, तब तक भी हम उसकी क्या नहीं गिन पाएंगे, विंडोज को काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब इनकी जो रेट होती है वो बहुत ही ज्यादा धीमी होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो हमारे पास होता ही नहीं है, हमसे ज्यादा बिजी तो कोई है ही नहीं। ठीक, तो इनको भी नहीं पढ़ा जा सकता। समझ में आ गया होगा एग्जांपल से। इनको भी नहीं पढ़ा जा सकता, वो भी मैंने समझा दिया। इनको पढ़ा जा सकता है क्योंकि इनका रेट हमारे बस में होता है, या इनको आसानी से केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जा सकता है। लिखो भाई, अभिक्रियाओं के प्रकार में लिखो। नंबर 1 डालो, तीव्र अभिक्रिया। और लिखो इसके अंदर वे अभिक्रियाएं जो अत्यधिक तीव्र वेग से, जो अत्यधिक तीव्र वेग से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल लिखो, लिख लो इनका एग्जाम्पल। लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, लिखते रहना, फिर वरना फालतू का टाइम खर्च होगा अपना। इसके बाद में लिखना मंद अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन। टॉपिक डालने के बाद लिखो। अगर आप साथ नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज कर लेना और फिर टॉपिक डाल लेना और फिर लिखना। ठीक है भाई, लिखो। वे अभिक्रियाएं जो अत्यधिक धीमे वेग से संपन्न होती है, अत्यधिक धीमे
वेग से संपन्न होती है। मंद अभिक्रियाएं कहलाती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अगला देखिए, मध्यम अभिक्रियाएं, या इनका नाम क्या होता है? मॉडरेट रिएक्शन। लिखो, वे अभिक्रियाएं जो न तो अत्यधिक तीव्र वेग से, जो न तो अत्यधिक तीव्र वेग से और ना ही अत्यधिक धीमे वेग से संपन्न होती है। वे अभिक्रियाएं जो न तो अत्यधिक तीव्र वेग से और न ही अत्यधिक धीमे वेग से संपन्न होती है, उन्हें मध्यम अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें मध्यम अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। लिखो भाई, इसके नीचे स्टार डाल दे। रासायनिक बल गतिकी में स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना या पोज कर लेना। बोल दिया मैंने भैया, लिखो, रासायनिक बल गतिकी में केवल मध्यम अभिक्रियाओं को ही पढ़ा जा सकता है। रासायनिक बल गतिकी में केवल मध्यम अभिक्रियाओं को ही पढ़ा जा सकता है। ठीक, ये होगी अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। अब हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे किसको? अभिक्रिया के वेग को, कि किसे कहा जाता है अभिक्रिया का वेग। अब सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सदैव ऑलवेज कहां से कहां की ओर जाती है? आर से पी की ओर जाती है। आर का मतलब अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट, और पी का मतलब प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद। तो हमेशा रिएक्शन कहां से कहां जाती है? आर से पी की ओर जाती है। और हमें ये भी पता है, और बहुत अच्छे से पता है, कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, समय गुजरता है, इसकी सांद्रता मतलब इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कमी करती है, मतलब इसकी सांद्रता में धीरे धीरे कमी होती है और इसकी सांद्रता में धीरे धीरे वृद्धि होती है। इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। आई बात समझ में? तो बड़े सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, अगर हमें अभिक्रिया का वेग परिभाषित करना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, चाहे इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो या इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। अब ये परिवर्तन कहाँ ज्ञात करना है? ऐसा इकाई समय में ज्ञात करना है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में, एकांक समय में उसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अगर मैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की बात करूंगा तो परिवर्तन कैसे होगा? सांद्रता में धीरे धीरे कमी हो जाएगी, मतलब इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी अभिक्रिया का वेग कहलाती है। उत्पाद में क्या होगा भाई? धीरे धीरे वृद्धि होगी, तो इकाई समय में उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि अभिक्रिया का वेग कहलाती है। या मिक्स में बोल दो क्या, कि इकाई समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इस प्रकार से हम अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कर सकते हैं। इसे हम कब लिखेंगे और भी बेटर तरीके से समझेंगे
और अच्छे तरीके से समझेंगे। वो कब समझेंगे भाई? हम कल समझेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करना, मैं जो भी आपको कंफ्यूजन होगा उसको मैं अगले लेक्चर में मतलब कल क्लियर कर दूंगा। और भाई अगर इस लेक्चर को कोई भी सीबीएसई का स्टूडेंट देखे तो मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं अगले लेक्चर से इंग्लिश भी बोलना स्टार्ट कर दूं। ठीक है भाई? लेकिन कमेंट करोगे तो ही मुझे पता लगेगा, वरना मुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है? और समझ में आया हो तो मुझे जरूर कमेंट करना ही है मुझे कमेंट। अगर समझ में आया हो, कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट करना है, अच्छे से समझ में आए तो भी कमेंट करना है, और कोई सीबीएसई का बच्चा देखे तो वो भी कमेंट करना है। तभी तो मुझे आपकी बात पता लगेगी, वरना मुझे आपकी बातें कैसे पता लगेगी? समझे कि नहीं समझे? कल मिलते हैं भाई। ठीक है?